हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीइंग प्रोडक्टिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेट समिट के बारे में बात करेंगे। पिछले एक महीने से आप न्यूज़ में बहुत सारे नए शब्द सुन रहे होंगे, जैसे कि COP26, UNFCC, क्लाइमेट जस्टिस, हिस्टोरिकल इमिशन, कार्बन बजट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सभी टर्म्स को डिटेल्स में देखेंगे और जितने भी कंफ्यूजिंग सवाल हैं, जैसे कि कॉप का क्या मतलब है, सब समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज इमर्जिंग मुद्दों पर ध्यान देने लगी और इनमें से एक था क्लाइमेट चेंज का इशू। और जब देखा गया कि क्लाइमेट चेंज जैसी इमर्जिंग क्राइसिस को कोई एक कंट्री नहीं सॉल्व कर सकती, तब सभी कंट्रीज ने क्लाइमेट के मुद्दे पर बात करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया। यह कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में बुलाया गया था और उस समय यह कॉन्फ्रेंस एक मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था। यूएन का यह कॉन्फ्रेंस ब्राजील के शहर रियो डे जेनरियो में 3 जून से 14 जून 1992 के बीच बुलाया गया। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को रियो अर्थ समिट या अर्थ समिट भी बोलते हैं। और यह कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को भी डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था। इसीलिए इसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रख दिया गया। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि यूएन कैड क्या है, रियो अर्थ समिट क्या है और अर्थ समिट क्या है। यूएन कैड, रियो अर्थ समिट और अर्थ समिट एक ही क्लाइमेट समिट के अलग अलग नाम हैं। दोस्तों, रियो अर्थ समिट को मदर ऑफ ऑल क्लाइमेट कन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेट ट्रीटीज हैं उनका जन्म कहीं ना कहीं रियो अर्थ समिट से ही हुआ है। रियो अर्थ समिट का जो रिजल्ट था वो दो टाइप का था, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट और एक नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। हम सबसे पहले लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सीबीडी। दोस्तों, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है और यह सभी कंट्रीज पर, सभी पार्टीज पर लीगली बाइंडिंग है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। दोस्तों, अमेरिका सीबीडी का पार्ट नहीं है। इसने सीबीडी को साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। अगर कोई कंट्री किसी ट्रीटी को साइन करती है, इसका मतलब ये है कि वो कंट्री इस ट्रीटी को फॉलो करना चाहती है। इससे सिर्फ उसका इंटेंशन पता चलता है कि वो इसको अडॉप्ट करना चाहती है, बट दे आर नॉट बाउंड बाई दैट ट्रीटी। और फिर जब कंट्री उस ट्रीटी से पर्टेनिंग बिल अपने कंट्री में लेकर आती है और लॉ बनाती है, और फिर उस ट्रीटी के टर्म और कंडीशन को अपने लॉ में इंक्लूड करती है, फिर वो बताती है कि उसने ट्रीटी को अडॉप्ट कर लिया है। इसको बोलते हैं रेटिफाई करना। यानी कि जब कोई कंट्री किसी ट्रीटी को अडॉप्ट करती है, उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। और रेटिफाई करने के बाद कंट्री उस ट्रीटी की पार्टी कंट्री बन जाती है। यानी कि वो ट्रीटी उस कंट्री पर लीगली बाइंडिंग हो जाती है। अर्थ समिट की नेक्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है यूएनएफ ट्रिपल सी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफ ट्रिपल सी अर्थ समिट की सबसे इंपॉर्टेंट और अकेली ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अवेलेबल है। यूएनएफ ट्रिपल सी का मेन ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट सिस्टम में डेंजरस ह्यूमन इंटरफेस को कॉम्बेट करना है। यह ट्रीटी 21 मार्च 1994 को फोर्स में आई थी और यूएनएफ ट्रिपल सी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इसका एक सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर बनाया गया, जो कि जर्मनी के बोन शहर में है। दोस्तों, 2020 तक यूएनएफ ट्रिपल सी के 157 स्टेट पार्टीज हैं। जो भी कंट्री यूएनएफ ट्रिपल सी की पार्टीज हैं उनका हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है और कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एजेंडा बनाया जाता है, डिस्कशन होता है और कुछ नए डिक्लेरेशन भी पास किए जाते हैं। इन्हीं पार्टीज के कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, यानी कि कॉप। कॉप यूएनएफ ट्रिपल सी का सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये हर साल मिलते हैं और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने, कॉम्बेट करने में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसको असेस करते हैं। आई होप दोस्तों, अब आप कॉप और यूएनएफ ट्रिपल सी क्या होता है ये समझ गए होंगे। दोस्तों, अब फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट कॉप समिट को देख लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। पहला है कॉप वन। कॉप वन को जर्मनी के शहर बर्लिन में 1995 में बुलाया गया था। नेक्स्ट है कॉप थ्री। कॉप थ्री को जापान के शहर क्योटो में 1997 में बुलाया गया था।
दोस्तों कॉप 3 में एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल फोर्स में आया था जो कि लीगली बाइंडिंग था, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल बोला गया। क्योटो प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसने एक यूएनएफसीसी के मैंडेट को आगे बढ़ाया है, यानी इसने ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया गया था और 16 फरवरी 2005 को फोर्स में आया था। 2016 में इसका एंड हो गया और इसको पेरिस एग्रीमेंट ने सुपरसीड कर लिया। क्योटो प्रोटोकॉल 7 ग्रीन हाउस गैसेस पर अप्लाई होता था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट है कॉप 8। कॉप 8 को सन 2000 में न्यू दिल्ली में बुलाया गया था और इसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन पास किया गया था। नेक्स्ट है कॉप 13। कॉप 13 इंडोनेशिया के शहर बाली में सन 2007 में बुलाया गया था। इसमें बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान बनाया गया था। नेक्स्ट है कॉप 16। कॉप 16 मेक्सिको के शहर कैनकन में बुलाया गया था सन 2010 में। इस समिट में कैनकन एग्रीमेंट साइन हुआ था और पहली बार ग्रीन क्लाइमेट फंड एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट है कॉप 17। कॉप 17 अफ्रीका के शहर डरबन में 2011 में बुलाया गया था। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ उसकी नींव डरबन समिट में ही रखी गई थी। नेक्स्ट है कॉप 21। कॉप 21 पेरिस में सन 2015 में बुलाया गया था। कॉप 21 में ही पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था और ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट बनाया गया था। इसका मेन गोल है ग्लोबल टेम्परेचर को, यानी कि एवरेज राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का प्रयास करना। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉप है कॉप 22, जिसे मराकस में 2016 में बुलाया गया था। इसमें पेरिस एग्रीमेंट के लिए एक रूल बुक बनाया गया था। नेक्स्ट है कॉप 23, जो कि बोन में, जो जर्मनी का शहर है, 2017 में बुलाया गया था। बोन समिट में ही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था। बाद में जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में दोबारा एंटर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉप है कॉप 26, जो अभी हाल ही में ग्लासगो में कंक्लूड हुआ है। अभी हम यहाँ पर कॉप 26 को डिस्कस नहीं करेंगे। जब सभी कंट्रीज कॉप 26 पर अपना फाइनल स्टेटमेंट दे देंगी तब हम इसे आगे देखेंगे। रियो अर्थ समिट यानी कि यूएन कैड की आखिरी और तीसरी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। दोस्तों रियो अर्थ समिट में कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट और ट्रीटी साइन हुई, जैसे कि एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और फॉरेस्ट प्रिंसिपल। आई होप दोस्तों आपको क्लाइमेट समिट और इसके सभी कन्वेंशन और ट्रीटीज क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्लाइमेट जस्टिस, इंडिया के क्लाइमेट गोल और नेट जीरो प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा। इसलिए अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।